नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध और रोकथाम अधिनियम 2013 के 10 साल पूरे हुए। अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी के 40 वर्ष पूरे हुए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट जारी की। और अंत में जलवायु परिवर्तन और प्रवासी प्रजातियां, प्रभावों, संरक्षण कार्यों, संकेतकों एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की। इस डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी ब्लॉक ने पहली रैंक हासिल की है। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने दूसरी रैंक प्राप्त की है। ब्लॉक्स को प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इस प्रकार डेल्टा रैंकिंग इन ब्लॉक्स में वृद्धिशील परिवर्तन का मापन करती है। ये संकेतक 5 थीम्स में वर्गीकृत हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को नीति आयोग ने जनवरी 2023 में शुरू किया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए ABP यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ये भारत के सबसे दुर्गम और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉक्स में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित है। 7 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉक्स इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रत्येक ब्लॉक से प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है। इन संकेतकों को मुख्य थीम्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें शामिल है स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास। कार्यक्रम की रणनीति में शामिल है केंद्रीय और राज्य योजनाओं का विलय, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और जिला और ब्लॉक प्रशासन के बीच सहयोग, जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉक्स के बीच प्रतिस्पर्धा। इस कार्यक्रम के तहत ब्लॉक अधिकारियों को परिवर्तन के नेतृत्वकर्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है। वे परिभाषित रणनीतियों को लागू करने और परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित राज्य तथा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में शुरू किया गया था। इसमें शुरुआत में देश भर के 112 सबसे अविकसित जिलों को शामिल किया गया था। राज्य इस कार्यक्रम के मुख्य चालक हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले की अंतर्निहित क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही ये तत्काल सुधार दर्शाने के लिए आसानी से प्राप्त होने वाले परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है और जिलों को रैंकिंग प्रदान करके उनकी प्रगति को मापता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध और रोकथाम अधिनियम 2013 के 10 साल पूरे हो गए हैं। पॉश एक्ट का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और भय रहित कार्य परिवेश सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा निर्देशों पर आधारित है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत यौन उत्पीड़न की एक स्पष्ट परिभाषा है। इसमें अवांछित कृत्यों या व्यवहारों को यौन उत्पीड़न माना गया है, जैसे कि शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, सेक्सुअल फेवर की मांग या अनुरोध करना, महिला कर्मी पर अभद्र या कामुक टिप्पणियां करना, महिला कर्मी को अश्लील या सेक्सुअल सामग्री दिखाना, यौन प्रकृति का अन्य कोई भी शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक अस्वीकार्य आचरण करना। यह अधिनियम सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी कार्यस्थलों पर लागू होगा। इसके तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक ICC का गठन अनिवार्य किया गया है। ICC की अध्यक्ष महिला होगी। इसमें कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। स्थानीय शिकायत समिति राज्यों को प्रत्येक जिले में LCC यानी कि स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना होगा। ये समिति 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करेगी या नियोक्ताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायत दर्ज करेगी। यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिखित शिकायत घटना के 3 महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। यह अवधि और 3 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि पॉश एक्ट के कार्यान्वयन से जुड़े काफी मुद्दे हैं, जैसे
जैसे कि जिन संगठनों में आईसीसी का गठन अनिवार्य है उन सब में इसका गठन नहीं किया गया है। जहाँ भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित भी है उनमें या तो सदस्य कम है या फिर बाहरी सदस्य को नियुक्त नहीं किया गया है, जो कि अनिवार्य है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की दर्ज घटनाओं का कोई केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए शिकायत दर्ज करवाना काफी मुश्किल है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए सेक्सुअली हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स शी बॉक्स नामक पहल शुरू की गई है। वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही महिला हेल्पलाइंस का सार्वभौमिकरण किया गया है। इसका अर्थ है कि पीड़ित महिला को 24 घंटे तात्कालिक और आपात सहायता प्रदान की जाती है। ये दोनों पहले निर्भया फंड के तहत शुरू की गई हैं। उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना इत्यादि आरंभ की गई हैं। 1993 में भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की अभिपुष्टि की थी। और अब बात करते हैं अगली खबर की। अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी के 40 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 1983 में अंटार्कटिका में पहला भारतीय स्थायी अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया गया था। दक्षिण गंगोत्री नामक इस अनुसंधान स्टेशन को 1990 में बंद कर दिया गया था। भारत ने अब तक अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। मैत्री 1988 में और भारतीय 2012 में गठित किया गया था, जो कि अब भी सक्रिय है। भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू किया गया था। दरअसल अंटार्कटिका में अनुसंधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक इतिहास की समझ को बढ़ाने में मदद करता है। भारत और अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का हिस्सा हुआ करते थे। इस हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इससे शीत अनुकूलन के मॉलिक्यूलर आधार को समझने के लिए जैविक अनुसंधान में सहायता मिलती है। अंटार्कटिका में अनुसंधान की सहायता से वैश्विक समुद्र जल स्तर में वृद्धि, ओजोन परत के क्षरण, समुद्री हिमावरण में परिवर्तनशीलता और अंटार्कटिक हेज जैसी घटनाओं की समझ बढ़ सकती है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में आसानी होगी। अंटार्कटिका से जुड़ी भारत की और भी कई पहलें हैं, जैसे कि गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। भारत ने अंटार्कटिका में 40 से ज्यादा वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। भारत अंटार्कटिक संधि का एक पक्षकार है। ये संधि निर्धारित करती है कि अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 अंटार्कटिका के पर्यावरण, यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र आदि की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान करता है। अगला टॉपिक है मानवाधिकारों से संबंधित। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। दोनों विश्व युद्धों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को अनुमोदित किया था। इस घोषणा पत्र के मुताबिक मानव समुदाय के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की स्थापना की आधारशिला है। इस घोषणा पत्र के अनुसार मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं। इसका मतलब ये है कि ये अधिकार सभी लोगों को प्राप्त हैं, चाहे वे कोई भी हों या जहां भी रहते हों। यूडीएचआर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के साथ मिलकर मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र का निर्माण करते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। यूडीएचआर में 30 मौलिक अधिकारों को रेखांकित किया गया है। इन अधिकारों में शामिल हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जिसके तहत जीवन, स्वतंत्रता और निजता का अधिकार शामिल है। वहीं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के तहत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्याप्त आवास सुविधा के अधिकार शामिल हैं। हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में शामिल किए गए हैं। भारत और यूडीएचआर की अगर हम बात करें तो यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 में सभी पुरुषों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त है। इनको सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। यानी कि जो पहले सिर्फ पुरुषों को दिया गया था, अब वो अधिकार सबके लिए कर दिया गया है। इस बदलाव का श्रेय भारत की संविधान सभा की सदस्य हंसा मेहता को दिया जाता है। अब इस तरीके के जो नाम हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बार मानवाधिकारों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और उसमें भारत की जो हंसा मेहता है उनका अहम रोल रहा है। तो हंसा मेहता कौन थी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी, उन्होंने और क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आप जरूर बना लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट प्रकृति आधारित समाधान के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
NBS यानी प्रकृति आधारित समाधान का उपयोग जैव विविधता हानि, भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों से निपटने में किया जाता है। इस रिपोर्ट में पहली बार सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किए जाने वाले वैश्विक खर्च का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक NBS यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में वर्तमान वित्त प्रवाह की अगर हम बात करें तो ये लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2030 तक NBS के लिए आवश्यक वित्त का केवल 1/3 है। इसके अलावा दूसरा मुख्य बिंदु है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला वित्त। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये प्रति वर्ष लगभग 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। प्रकृति पर संभावित रूप से नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिए किए जाने वाले वित्त पोषण को नेचर नेगेटिव या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला वित्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन सब्सिडी। भविष्य के लिए आवश्यक निवेश ये है कि रियो अभिसमय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए NBS में वित्त प्रवाह में वृद्धि करना जरूरी है। इस वित्त प्रवाह को मौजूदा स्तर से लगभग 3 गुना बढ़ाकर 2030 तक 542 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई, जैसे ग्रीनिंग फाइनेंस की। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले नेचर नेगेटिव वित्त को कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंसिंग ग्रीन, इसके तहत नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में सार्वजनिक वित्त पोषण और निजी निवेश में वृद्धि करने पर बल देना चाहिए। साथ ही राजस्व के गैर पारंपरिक स्रोत तैयार करने के प्रयास करने चाहिए। उदाहरण के लिए जैव विविधता और कार्बन क्रेडिट्स, हरित और समावेशी वित्तीय प्रणाली, सुभेद्य समूहों, महिलाओं और देशज लोगों के लिए हरित एवं समावेशी वित्तीय प्रणाली में न्याय संगत बदलाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन यानी कि प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने, उनका संधारणीय प्रबंधन करने तथा उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां हैं। ये प्रभावी और अनुकूल तरीके से सामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोगों और प्रकृति के लिए लाभकारी भी हैं। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के उदाहरण हैं पुनर्वनीकरण और वन रोपण, आर्द्रभूमि की पुनर्बहाली और हरित अवसंरचना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि UNEP कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी रिपोर्ट UNEP के द्वारा जारी की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जलवायु परिवर्तन और प्रवासी प्रजातियां, प्रभावों, संरक्षण कार्यों, संकेतकों एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS ने जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, प्रवासी प्रजातियां समाज को आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए हिरन उन लंबी घास और अन्य वनस्पतियों को खाकर घास फूस को कम करता है जो वनाग्नि का खतरा बढ़ा सकती हैं। प्रवासी प्रजातियां किसी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण, बीजों के फैलाव, पोषक तत्व चक्रण के साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण में भी मदद करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से प्रवासी प्रजातियों को खतरा है। इनमें पर्यावास को नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणालियों में व्यापक स्तर पर बदलाव आदि शामिल है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले दुष्प्रभावों में शामिल है प्रवासी प्रजातियों के प्रवास क्षेत्र का ध्रुवों की ओर विस्तार करना, प्रवास के समय में परिवर्तन होना, प्रजनन दर में कमी आना और उत्तरजीविता कम होना। रिपोर्ट में कई मुख्य सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन शमन या अनुकूलन रणनीतियों में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही प्रवासी प्रजातियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों का प्रभावी नेटवर्क तैयार करना चाहिए। इनमें परस्पर संबद्ध और एक दूसरे से जुड़े प्रवास मार्गों का नेटवर्क सुनिश्चित करना तथा प्रवास के दौरान सुरक्षित विश्राम स्थलों का निर्माण शामिल है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इससे साझा संसाधनों के संरक्षण और पुनर्बहाली में मदद मिलेगी। इसके अलावा संरक्षण कार्यों के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना जो रियल टाइम आधार पर प्रजातियों की आवाजाही को ट्रैक कर सकती हो या उनकी भावी प्रवास गतिविधियों का मॉडल तैयार कर सके। तो आइए हम जानते हैं CMS के बारे में संक्षिप्त में। CMS पर जून 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे और नवंबर 1983 में से लागू किया गया था। CMS को बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP इसे सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान करता है। ये प्रवासी जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। भारत सहित 133 देश CMS के पक्षकार हैं। CMS में 2 परिशिष्ट हैं, परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2। परिशिष्ट 1 में ऐसी प्रवासी प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनके विलुप्त होने का खतरा है, और परिशिष्ट 2 में ऐसी प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं जिनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है।
और आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। ओडिशा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए ESMA लागू किया है। यह अधिनियम सरकार को किसी भी ऐसे कार्य या ऐसी सेवा को आवश्यक घोषित करने का अधिकार है जिसके बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे कार्यों या ऐसी सेवाओं के उदाहरण हैं अस्पताल, रेलवे, डाक, बैंकिंग इत्यादि। नागरिकों के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव को संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। यह अधिनियम राज्यों को भी उन आवश्यक सेवाओं के चयन का अधिकार प्रदान करता है जिन पर ESMA लागू किया जा सकता है। इसे अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। ESMA का उल्लंघन करने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये है इम्पेशियंस करप्पुसामी। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति इम्पेशियंस करप्पुसामी की खोज की है। इसकी खोज तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व में की गई। इस प्रजाति का नाम मधुरा कॉलेज, जो कि तमिलनाडु में है, इसके जीव विज्ञानी डॉक्टर S करप्पुसामी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने दक्षिण भारत के आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पादपों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस नई प्रजाति की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये प्रजाति इम्पेशियंस बिकॉर्निस से मिलती जुलती है। हालांकि ये छोटी पत्तियों, 6 से 8 फूलों, छोटे पुष्पदंड और लघु आकार के फूलों जैसी विशेषताओं की वजह से उससे थोड़ा अलग है। ये प्रजाति उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका और चीन में व्यापक रूप से पाई जाती है। हालांकि ये आशंका भी प्रकट की गई कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रजाति विलुप्त भी हो सकती है। अगला टॉपिक है अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन। दुबई में आयोजित COP28 जलवायु वार्ता में अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अपील की गई। अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन का मतलब है जीवाश्म ईंधन के दहन और उससे होने वाले उत्सर्जन को वायुमंडल में विमुक्त करना। वहीं अबेटेड जीवाश्म ईंधन के दहन और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रलाइजेशन की प्राप्ति से है। न्यूट्रलाइजेशन या तो उत्सर्जित CO2 का उपयोग करके या इसे हमेशा के लिए सुरक्षित तरीके से भूमिगत रूप से संग्रहित करके किया जा सकता है। हालांकि अनअबेटेड और अबेटेड जीवाश्म ईंधन की सटीक परिभाषाएं अभी भी अनसुलझी हैं। वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा। RBI ने भारत में वित्तीय क्षेत्र के डेटा प्रबंधन के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। क्लाउड सुविधा का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के डेटा की सुरक्षा, प्रामाणिकता और गोपनीयता को बढ़ाना है। प्रारंभ में इसे RBI की सहायक कंपनी भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं IFTAS द्वारा संचालित किया जाएगा और बाद में इसका संचालन वित्तीय क्षेत्र के भागीदारों के स्वामित्व वाली एक अलग इकाई करेगी। क्लाउड सुविधा का महत्व इसलिए है क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं बड़ी मात्रा में डेटा का रखरखाव कर रहे हैं। क्लाउड तकनीक अपनी केंद्रीकृत सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से गोपनीयता बनाए रखने और साइबर अपराधों से बचाव के लिए जानी जाती है। मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 ये इंटरपोल का ऐसा पहला ऑपरेशन है जिसमें विशेष रूप से मानव तस्करी से संबंधित धोखाधड़ी को लक्षित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल विश्व को सुरक्षित जगह बनाने में अलग अलग देशों की पुलिस को मिलकर कार्य करने में मदद करता है। इसने मानव तस्करी और प्रवास तस्करी को लक्षित करने के लिए 27 देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संगठित किया है। इस ऑपरेशन से ये तथ्य सामने आया है कि पीड़ितों को अक्सर फर्जी नौकरी के विज्ञापनों के माध्यम से लालच दिया जाता है और औद्योगिक पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस दौरान उन्हें गंभीर शारीरिक दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। तेलंगाना पुलिस ने भारत में मानव तस्करी के ऐसे पहले मामलों में ऐसा मामला दर्ज किया है जिसमें पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल। बाला चतुर्दशी उत्सव के कारण पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास मांस और शराब की बिक्री करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के बाहरी इलाके में बहने वाली बागमती नदी के तट पर है। ये भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के अस्तित्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य 400 ईस्वी का है। वर्तमान मुख्य मंदिर परिसर का निर्माण 17वीं शताब्दी के अंत में कराया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध काठमांडू घाटी का हिस्सा है। गुह्येश्वरी नेपाल में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये पीठ मंदिर के समीप ही अवस्थित है।
कोया जनजाति। हालिया वर्षों में कोया जनजाति ने अपनी पारंपरिक परमाकोर बांसुरी के निर्माण में बाइसन के सींग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ये एक अनुकरणीय बदलाव है। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी मातृभाषा गोंडी, जो कि एक द्रविड़ भाषा है। हालांकि ये ओडिया और तेलुगु भाषा भी बोलते हैं। आजीविका के तौर पर पारंपरिक रूप से ये चरवाहे हैं और स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। ये लोग कोम्मू कोया नृत्य करते हैं। इस जनजाति में आमतौर पर पेंडुल विवाह का प्रचलन है। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेंडुल विवाह क्या होता है। अगला टॉपिक है बन्नी घास भूमि गुजरात। केंद्र सरकार ने बन्नी घास भूमि में चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बन्नी घास एक शुष्क घास भूमि क्षेत्र है। ये गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। ये घास भूमि 2500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ विद्यमान है, जिसमें आर्द्र भूमि और घास भूमि दोनों शामिल हैं। इस क्षेत्र में 190 से ज्यादा वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें आक्रामक वृक्ष प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जो कि विलायती बबूल है, वो भी शामिल है। बन्नी घास भूमि में मैंग्रोव में रहने वाले खराई ऊंट पाए जाते हैं। खराई ऊंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, आप इसको देखिएगा पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स में। पालतू पशु जैसे बन्नी भैंस, अब बन्नी भैंस पूछा जा सकता है, कांकरेज गाय पूछी जा सकती है, क्योंकि बन्नी घास भूमि काफी पॉपुलर रही है पूरे साल। बन्नी क्षेत्र के पशुपालों को मालधारी कहा जाता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। भाई परमानंद, वे स्वतंत्रता सेनानी, आर्य समाज के सदस्य और हिंदू महासभा के नेता थे। वे 1905 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और महात्मा गांधी से वहां पर जाकर उन्होंने भेंट की। भाई परमानंद ने 1911 में लाला हरदयाल से भेंट की थी और हरदयाल को आर्यों की प्राचीन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका जाने के लिए राजी किया था। भाई परमानंद गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। 1915 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। उनकी पुस्तकें हैं तारीख ए हिंद, ये उर्दू में है। भाई परमानंद देशभक्ति, साहस और निस्वार्थता की प्रतिमूर्ति थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।